हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल इजी सा है। चैप्टर नंबर 14। जो चैप्टर नंबर 14 है, नेमिंग है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये चैप्टर है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता हो, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है या और कोई भी चैप्टर है, कि उस चैप्टर का मीनिंग क्या है, उसमें हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब लेट सपोज आपने डेरिवेटिव पढ़ा, अगर आपको यही ना पता हो कि डेरिवेटिव होता क्या है और आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। या फिर जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया आप किसी शादी में जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है या फिर किसकी शादी है, दिस मीन्स वहाँ इंजॉयमेंट भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो चीज़ें आपने पढ़नी है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको पता हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं और लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग ये होता है, तभी आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से निकाल पाओगे और समझ पाओगे। क्योंकि बिना समझे चीज़ों को निकालना वो फिर एक रेक्टिफिकेशन हो जाता है। अगर आपको चैप्टर का नाम पता है, उसका यही नहीं पता कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा है इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स वो टोटल वेस्ट हो गया। वो सिर्फ आप क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं, दैट्स ऑल। इससे आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो यहाँ से देखिए, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। जैसे मैं साइंस के बारे में आपको बताता हूँ कि साइंस में आपने 10th लेवल पे भी 3 पार्ट में पढ़ी हैं कि फिजिक्स के 4 लेसन अलग है, चैप्टर अलग है, या केमिस्ट्री के 4 अलग हैं, बायोलॉजी के 4 अलग हैं, इस तरीके से। लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलता कि ये मैथ की फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, क्योंकि मैथ आपको जनरली कंबाइंड ही मिलता है। और ना ही आपको बताया जाता है कि ये कौन सी ब्रांच का हिस्सा है, कौन सी का नहीं। अब जैसे हम 6 to 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 के, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इनकी एप्लीकेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारे कैलकुलस के अंदर आते हैं, सारे के सारे कैलकुलस के अंदर। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग का अकेले एक ऐसे चैप्टर है जो लीनियर प्रोग्रामिंग जो ब्रांच है उससे बिलोंग करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है लीनियर प्रोग्रामिंग, which deals with optimization of interdependent activities in the views of available sources। अब आपको मीनिंग बताते हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवाई और आपको रटवा दी, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसके साथ डील करती है, डील्स विद ऑप्टिमाइजेशन। अब आपको ये पता हो कि जो ऑप्टिमाइजेशन है ये होता क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग अगर हमें हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं अनुकूलन, यानी कि किसी चीज़ को अपने अनुरूप अनुकूल करना, इस तरीके से। अब अनुकूल करने का एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। अब थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड पढ़ेंगे इसमें। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम चीज़ें खरीद के लेके आ रहे हैं, वहाँ हमारा पैसा कम से कम लगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हो, कम से कम। और वो जो भी आप सामान लेके आए वो ज़्यादा में आप सेल कर पाएँ, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब मान लिया कोई चीज़ आपने 100 रुपये में खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, दिस मीन्स आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर आप ऐसा करते हैं कि 100 रुपये में खरीद के 80 में बेच देते हैं, तो कब तक आपका बिजनेस चलेगा, यानी कि वो लॉस में जाता रहेगा। दिस मीन्स एक दिन एंड हो जाएगा। तो इन चीज़ों को अनुकूल करना, अपने अकॉर्डिंग इनको डाल लेना, या फिर ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का अगर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में बात करें तो इसका मीनिंग होता है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइज करना। यानी कि अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो उसको तो सीधी सी बात है मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात है, यानी कि कितना पैसा हमें लगाना है, दिस मीन्स हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मिनिमम पैसे में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। ये इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं सारी चीज़ें। इन द व्यू ऑफ अवेलेबल सोर्सेज, यानी कि कितने सोर्स आप पे अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में जो इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है उनको ऑप्टिमाइजेशन ही क्या कहलाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है। अब भी आपको 100% क्लियर नहीं होगी, जैसे मैं अभी एग्जांपल लिखूंगा आगे बहुत सारे, तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो एक बार इसको रफ कर लेते हैं। काफ़ी इजी सा चैप्टर है। और एक मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर नंबर 14 आप पढ़ रहे हैं, अब क्लास 11th के अंदर आपने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, 6 चैप्टर।
और 6th चैप्टर था हमारा लीनियर इनक्वालिटीज से रिलेटेड, लीनियर इनक्वालिटीज से रिलेटेड। अब लीनियर इनक्वालिटीज में क्या था कि हमें कुछ सिंबल थे, सिंबल गिवन थे, यानी कि जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। अब इक्वल टू में तो इक्वालिटी आ जाती है, यानी कि इनक्वालिटी रहती ही नहीं, यानी कि कुछ ऐसे सिंबल हैं जो इनक्वालिटी में हमने यूज किए। आपने 6th चैप्टर में इस टाइप की क्वेश्चन पढ़ी होगी कि 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको ग्राफ के हेल्प से सोल्व करो। अब ये होती है लीनियर इनक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, जिसको हम डायरेक्टली सोल्व नहीं कर पाते। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने पढ़े होंगे, 2x + 4 लेस देन इक्वल टू 0, भी x की किस वैल्यू के लिए ये 0 से लेस देन आएगी। अब इसमें हमें जो ग्राफ है उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, बिना ग्राफ के ही हमने इसको सोल्व कर दिया था। लेकिन जब लीनियर इनक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल के अंदर आई तो हमें सिर्फ ग्राफ की हेल्प से ही उनको सोल्व किया था, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था अभी। तो इस तरीके से, यानी कि ये चैप्टर नंबर 6 से लिंक है। तो चैप्टर नंबर 6 का भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि आपने क्या पढ़ा था। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक ही एग्जांपल से सारी चीज़ें कवर करेंगे कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो है किस टाइप का। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का रूल है, मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ कि आपको जो चैप्टर पढ़ रहे हो, आपने उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है वो आपको पता हो, यानी कि इंटरलिंक होते हैं सारे के सारे चैप्टर, एक दूसरे से कनेक्टेड है। भी वो 6 चैप्टर पढ़ा था उसी का कहीं ना कहीं इसमें काम आया है, यानी कि जो 6 चैप्टर आप पढ़ के आए थे। और ये आगे, यानी कि ये जो क्लास अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, 12th के बाद ये चीज़ें कहाँ काम आएगी। अगर ये चीज़ें आप पकड़ पाते हो तो आपकी पकड़ भी मजबूत बनती है, हाँ भी आगे काम आएगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लो। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, 11th में दिखा आपको, 12th में सारा गायब हो गया। अब उन पे आपकी पकड़ अगर थोड़ी ढीली ढाली हो या फिर थोड़ा सा भी कम हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि वो टॉपिक जो आगे आने वाली क्लासेज में कंटिन्यू रहते हैं उन पे आपकी पकड़ अच्छी तरीके से हो, हर एक चीज़ आपको समझ में आए। तो यहाँ से देखिए एक ही एग्जांपल लेते हैं। आज आपको बिजनेस की ट्रिक भी बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ करने का सोचें और बिजनेस ठप हो जाए, घर बैठ जाए। तो यहाँ से देखिए, लेट सपोज कोई पर्सन है तो वो कुछ रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, कुछ रुपीज़ इन्वेस्ट कर देता है। हम मान लेते हैं कि उसने किसी बिजनेस के अंदर 75,000 रुपीज़ लगा दिए, 75,000 रुपीज़ लगा दिए। अब उसने 75,000 रुपीज़ लगाए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो उसको खरीदना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि उसने कुछ टेबल खरीदी और कुछ चेयर खरीदी। ये बेसिक सा एग्जांपल होता है, हर कोई टीचर इसी को यूज़ करता है, टेबल चेयर, या पेन कॉपी यूज़ कर लेता है। बस ज़्यादातर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ ए प्रोडक्ट लिख सकते हो, बी प्रोडक्ट लिख सकते हो, कुछ भी। यानी कि उसने जो प्रोडक्ट है वो क्या खरीदा ये हमने लिख लिया है, भी उसने टेबल और चेयर खरीदी है इतने पैसे से। तो इसको थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में ले आते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब उसके बाद उसने प्रोडक्ट खरीद लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने वो जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए में खरीदे होंगे, ऐसा भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि जो एक टेबल है उसने वो 2500 रुपीज़ में खरीदी है। एक टेबल की कीमत, ये खरीदने की कीमत है, वो खरीद रहा है इतने में। तो उसके बाद चेयर की बात करते हैं। चेयर मान लेते हैं, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं। चेयर को हम मान लेते हैं 70, इतना कम तो नहीं करेंगे इसको, लगभग 450 रुपीज़ इतना मान लेते हैं। या फिर राउंड फिगर में ले लो इसको ताकि चीज़ें और आसान हो जाए, 500 ले लोगे, ठीक है। ये 500 रुपीज़ में वो खरीद रहा है, ताकि अगर आगे हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये इजीली कैलकुलेट हो जाए, वरना फिर यहाँ डिवाइड करते फिरोगे इस तरीके से, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं। आप ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट उसकी इतनी थी, 2 प्रोडक्ट खरीद रहा है वो, और कॉस्ट प्राइस ये है। अब उसके बाद देखिए उसके लिए स्टोरेज भी होना जरूरी है। स्टोरेज, अब ये स्टोरेज है क्या ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, अब आप छोटी सी कोई भी दुकान करते हैं, कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, मान लिया एक रूम टाइप की कोई 10 बाय 10 की दुकान है, तो जितनी आपके पास जगह रखने के लिए है उतना ही प्रोडक्ट आप लेके आओगे। अब ये तो है नहीं कि किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा फालतू में पड़ा है कि पैसा लगाया जा रहा है और भरे जा रहा है, यानी कि स्टोरेज करने के लिए भी हमें जगह चाहिए कि हम इतनी ही रख सकते हैं, यानी कि कुछ लिमिट होती है। अगर वही चीज़ है, जो प्रोडक्ट हैं वो ओवरफ्लो हो जाएंगे तो रखेंगे कहाँ। अब
गली में रख के तो बेच नहीं सकते, तो इस तरीके से, यानी कि स्टोरेज हम मान लेते हैं उसके पास है, यहां पे हम मान लेते हैं 70 की, कुछ भी अपनी तरफ से सोच कर सकते हैं, 70 50 60 आप कुछ भी सोच कर लो, बस मेन काम क्या है समझना है आपने। ये स्टोरेज होगी। अब देखिए अगर उसने प्रोडक्ट खरीदे हैं, दिस मीन्स उसको प्रॉफिट भी होगा, तभी तो वो खरीद के लाया, तभी तो इन्वेस्टमेंट किया उसने। तो यह हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, कि प्रॉफिट इन रुपीज वो कितना आया है। अगर वो 2500 रुपए में एक टेबल को खरीद लेता है तो मान लेते हैं कि हम उस पर एक टेबल पे उसको 500 रुपए का बेनिफिट हुआ। ठीक है, एक टेबल पे 500 रुपए का बेनिफिट हुआ। इसको हम मान लेते हैं कि एक चेयर पे उसको 100 रुपए का बेनिफिट हुआ। यानी कि हम ये राउंड में क्यों ले रहे हैं, राउंड फिगर में क्यों ले रहे हैं, ताकि चीजें आसान हो और जल्दी कैलकुलेट हो सके, यानी कि कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। उसके बाद ये प्रॉफिट हो गया इस तरीके से। अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट कितने खरीदे हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि कितने प्रोडक्ट खरीदे, एक्चुअल में यही क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स उसने टेबल खरीदी और वाई उसने चेयर खरीदी, भी ये हमारा टेबल हुआ कंप्लीट इस तरीके से। तो इस टेबल को कंप्लीट कर देते हैं। अभी आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे जिनका आपने आंसर देना है। अभी अब आंसर अपने आप से देना है। देखो मैं तो सुनूंगा नहीं आपकी आवाज़ को। अब ये आपके सामने टेबल दिखाई दे रही है कि ये इन्वेस्टमेंट है, इतने उसने प्रोडक्ट खरीदे हैं, यानी कि टेबल चेयर एक एक की कॉस्ट इतनी है, वो 70 को स्टोर कर सकता है, 70 को, एक पे प्रॉफिट इतना हो रहा है और टोटल नंबर इतने खरीदे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस तरीके से मैं आपको बताऊं भी, बताओ भी कि वो कितने टेबल और कितने चेयर खरीदे कि उसका प्रॉफिट है जो वो मैक्सिमम हो जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब आपको लग रहा होगा सर टेबल पे प्रॉफिट कुछ ज्यादा ही है, सारी की सारी टेबल ही खरीद लो, सारी की सारी क्या करें, टेबल खरीद लें। अब एक टेबल 2500 रुपए की आ रही है उसके पास 75,000, तो केस 1 लेके चलते हैं। यहाँ पे ये होगा केस 1 कि माइंड में आ रहा होगा कि सारी की सारी टेबल ही खरीद लें, चेयर को रहने दो, थोड़ा सा प्रॉफिट लग रहा है इस पे। तो टेबल खरीदी एक 2500 की, तो टोटल हमारे पास थे 75,000। अब इसको डिवाइड कर देना है 2500 से। अब ये डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो, यानी कि हमारे पास टोटल 30 टेबल आएगी भी इतने पैसों से। जितने भी इसके पास पैसे हैं टोटल 30 टेबल ही खरीद पाएगा। लेकिन अब यहाँ 30 टेबल से प्रॉफिट कितना होगा, एक पे कितना है 500, यानी कि 30 पे कितना हुआ, ये 500 हो गया, 5 × 3 15,000 रुपीज का उसको ये प्रॉफिट हो गया। अभी केस 1 में आपके हिसाब से चलें तो दिस मीन्स उसको 15,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। उसके बाद अब आपको लग रहा है सर नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलेंगे केस 2 कि हम सारे के सारे अगर चेयर खरीद लेते, सारे की सारी चेयर खरीद लेते तो शायद हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता, कुछ ऐसा माइंड में आ रहा होगा। तो ये टोटल जितने भी पैसे हैं 75,000, इसको 500 से डिवाइड कर देते हैं। 500 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 15 और ये 0, ठीक है। तो 150 यहाँ पे कितनी आ गई, चेयर आ गई भी, तो चेयर तो कुछ ज़्यादा ही आ गई, यानी कि 150 चेयर आ गई। लेकिन कंडीशन क्या है कि सिर्फ वो 70 रख सकता है भी, यानी कि अगर आप सारे के सारे चेयर खरीदने गए तो सिर्फ आप 70 ही खरीद पाओगे, 150 नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 70, क्योंकि ये लिमिटेशन है भी, लिमिटेशन है, यानी कि इससे अबव आप नहीं जा सकते। चेयर भी है तो 70 ही रख पाओगे, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। क्लियर। तो अब 150 तो हम खरीद नहीं सकते, यानी कि ये कैलकुलेशन हुई गलत। अब हमें सिर्फ कितनी खरीदनी है भी, 70 चेयर खरीदनी है, एक की कीमत 500 है, तो यहां से कितनी हुआ 35,000 से ही काम चल जाएगा भी, 35,000 में ही आ जाएगी 70 की 70। अब 35,000 में ये टेबल आ चुकी है और ना स्टोरेज के लिए जगह बची, यानी कि वो जो टोटल 35,000 रुपीज़ थे 75 में से जितने भी बचे वो तो पैसे वैसे ही बच गए, बेकार हो गए, यानी कि उनका कोई काम ही नहीं है। हमने तो बिजनेस 70 में यहीं 35,000 में ही एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर आपको 35,000 रुपये लगाने से अब प्रॉफिट कितना होगा, 70 खरीदिए एक पे 100 का, तो दिस मीन्स 70 × 100 आपको 7,000 रुपये का प्रॉफिट होगा भी। अब मैं अगर आपसे पूछूं भी आप केस 1 की तरफ जाएंगे या केस 2 की तरफ जाएंगे, ऐसा ही है,
केस 1 की तरफ गए या केस 2 की तरफ। अब देखो इसमें इन्वेस्टमेंट कुल 35,000 रुपये की है, इसमें है पूरे के पूरे 75,000, 75,000। 75,000 लगाने के बाद 15,000 का बेनिफिट हुआ है, 35 लगाने के बाद 7 का हो रहा। अगर इसी में 70 लगा देते, इसी में 70 लगा देते तो 14,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता, और 75 और लगा देते तो कुछ ना कुछ 500 रुपये और बढ़ जाते। यानी कि ऐसा, यानी कि ये केस भी हो सकता है। तो उसके बाद आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा तो गड़बड़ हो गया, यानी कि सारे की सारे चेयर भी खरीदें तो 70 खरीद पाए। एक काम करो, आप हाफ चेयर खरीद लो, हाफ टेबल खरीद लो, ऐसा भी कर सकते हैं अभी। अब देखो 70 है तो हम क्या करते हैं, टेबल पे प्रॉफिट 500 दिखाई दे रहा है तो 40 टेबल कर लेते हैं, 30 चेयर कर लेते हैं अभी। 40 टेबल है, एक टेबल 2500 रुपये की है प्लस, और 30 हमने खरीदी है चेयर, एक 500 की है, तो इतने पैसे हमें लगाने पड़ेंगे भी। तो यहाँ से 25 इंटू 4 ये हो गया 100, एक और 2 ये इतनी जीरो लगी भी। ठीक है, अब देखो 40 हम खरीद ही नहीं पाएंगे क्योंकि 30 टेबल में ही पैसे पूरे हो गए थे पहले वाले में, यानी कि टोटल से हम 30 ही खरीद सकते हैं। अब ये भी पंगा हो गया, अभी यहाँ भी एक लिमिटेशन आ गई। दिस मीन्स हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, तो आप 40 तो खरीद ही नहीं सकते, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद और क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे, सर 30 टेबल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते हैं, इनको थोड़ा कम कर लेते हैं, 30 को 20 कर लेते हैं। तो हम 20 टेबल खरीद लेते हैं, और एक टेबल है 2500 रुपये की, तो इतने। अब बचा कितना, अब पैसा जितना बचेगा उसी के हिसाब से खरीदनी पड़ेगी। चलो पहले इसको काउंट कर लेते हैं, 25 2 जा 50, और यहाँ 50,000 तो यहाँ लगे भी 50,000। हमारे पास 25,000 बचे, और चेयर कितनी खरीदेंगे, एक 500 के हिसाब से, यानी कि 25,000 अपॉन 500, तो यहाँ से 50 चेयर आ गई। अब 50 चेयर क्या खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे भी, क्योंकि 50 है, ओ सॉरी सही है, 20 हो गया, ये 50 है, 70 यानी कि पूरा का पूरा आ गया। दिस मीन्स हम 50 चेयर खरीद लेते हैं भी, 50 इंटू में 500, यानी कि 25,000 रुपये हो गए, यानी कि पूरा पूरा काम चल गया अभी। तो दिस मीन्स 25,000 रुपये ये हो गए, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 75,000 रुपये होगी, सारे पैसे लगा दिए। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट की भी, कि जो इसका प्रॉफिट है वो हमें कितना मिलेगा। अब प्रॉफिट देखियो, ये 20 है, एक पे प्रॉफिट कितना है 500 का, एक टेबल पे, तो 20 इंटू में 500, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 5 10, और ये 1000 हो गया, यानी कि टेबल पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। चेयर पे 50 है, एक पे प्रॉफिट है 100 का, तो ये कितना हुआ 5,000 हो गया भी। तो टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपीज। अब वो तो पहले वाले केस में भी हो रहा था भी, अगर सारी की सारी टेबल खरीद ले, अब दो दो आइटम खरीदने की क्या जरूरत है। यानी कि अगर आप ऐसे केस बनाते चलोगे लास्ट तक आप केस बनाते चलोगे, तो यही आइडिया नहीं होगा कि कौन सा केस ले, किस में मैक्सिमम। अभी तो मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, इसमें आप हजारों केस बना सकते हो, जितने मर्जी बना लो भी। अब देखो 70 की स्टोरेज है, आप यहां टेबल लिखो, यहां चेयर लिखो, ये टेबल्स है, ये चेयर्स है। आप एक टेबल खरीदो 69 चेयर खरीद सकते हो, 2 टेबल खरीदो 68 चेयर खरीद सकते हो, 3 यहाँ 67, यहाँ 4 66, 5 65, 6 64, सो ऑन। देखो आपके पास कितने ऑप्शन बचे हैं। इस ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन पैसों की वजह से रिजेक्ट होंगे, क्योंकि अगर आप ये 30 तक ले गए, 31 कर दिया, 31 तक तो जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टोटल ही 30 खरीद सकते हैं। यानी कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 30 ऑप्शन हो सकते हैं, और 30 ऑप्शन में से भी एक दो रिजेक्ट हो जाएंगे। मान लिया 25 है, अब एक तो केस ये हो कि आपके पास 25 ऑप्शन है, हर एक में कैलकुलेट करके फिर आपको चेक करना है कि हाँ भी एक्चुअल में होगा क्या। और एक आपको मैं सीधा सा तरीका ये बता दूं भाई, ये तरीका यूज कर लो, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा भाई, इतने टेबल खरीदो, इतनी चेयर खरीदो, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो कितना आसान होगा। अब ऐसा तो नहीं कि हर कोई ऐसे कि इतनी लंबी कैलकुलेशन कोई नहीं करता भी, हमें सिंपल चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ भाई सिंपली सा इतना बेनिफिट होगा, बस ये कर लो इस तरीके से। तो उसी को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको, यहाँ LPP बोला जाता है इसको, LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो चैप्टर का नाम ही है, प्रॉब्लम्स। यानी कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स से ही हम डील करते हैं इस चैप्टर के अंदर, कि कोई भी चीज़ है जैसे प्रॉफिट है
इनको मैक्सिमम करना है, इन्वेस्टमेंट है उसको मिनिमम दिखाना है, ट्रैवल का खर्च है अभी खर्च कम से कम आए और ये चीज़ें यहाँ से यहाँ दूसरे स्थान तक पहुँचानी है तो ट्रैवलिंग का खर्चा भी कम से कम आए, कि ये डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स है जो हम एलपीपी के अंदर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब इसका एक तरीका है, अब ये केस को तो कर देते हैं भी रफ, अब ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है कि हम केस बनाते जाएं और सोल्व करते जाएं, तो ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जनरली आपको चीज़ें समझ में आ गई भी हम कितने केस बना सकते हैं, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो हम क्या करते हैं, इनक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं। अभी इनक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं कि इनक्वालिटीज़ का यूज़ करके हम कैसे इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। अब प्रॉफिट है तो मैक्सिमम करना पड़ेगा भी, तो उसके अंदर कुछ हमारी लिमिटेशन भी है कि हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, इतने पैसे लगा सकते हैं। तो हमने देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट एक्स लिए, ये वाई लिए। तो अब हम देखो जो फर्स्ट इनक्वालिटीज बनती है कि हमने एक्स अगर टेबल खरीदी है, एक की कीमत 2500 है, दिस मीन्स जो फर्स्ट क्या बनेगा भी 2500 एक्स प्लस, और वाई चेयर खरीदी है, एक की कीमत 500 है, यानी कि 500 वाई, ये है जो लेस देन इक्वल टू हो 75,000 के। ये फर्स्ट हुआ, क्योंकि देखो हमारे पास पैसे ही 75,000 है लगाने के लिए, इससे ज़्यादा तो लगा नहीं सकते भी। यहाँ एक्स वाई की जो मर्जी वैल्यू पुट करो, वैल्यू 75,000 से ज़्यादा ना आए, हमारे पास इतने ही पैसे हैं, 75,000 ही लिमिट है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास नहीं होता कि फालतू में फेंक दिया, जितनी मर्जी खरीद लो, फालतू में जगह खरीद ली, इतना कोई नहीं है, अभी नॉर्मल है सभी। तो ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी हुई कि इस कंडीशन में आपने जो एक्स वाई की वैल्यू रखोगे वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये नहीं कि इससे ज़्यादा चला जाए। आप इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, आप किस एक्स वाई की कुछ वैल्यू रखिए कि इससे कम आए, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू मीनिंग होता है भी, लेस देन तो चाहे जितनी मर्जी हो लेकिन ग्रेटर देन ना हो, इससे इक्वल टू भी हो सकते हैं, 75,000 लिमिट है। उसके बाद देखिए अब सेकंड बनती है कि जो भी आपने टेबल और चेयर खरीदी है, यानी कि एक्स और वाई, वो भी लेस देन इक्वल टू 70 हो, क्योंकि स्टोरेज आपके पास क्या है 70 की है, यानी कि दोनों को जोड़ के 70 से ज़्यादा ना हो, कम बेशक से हो। क्लियर? तो ये दो चीज़ें हुई। उसके बाद देखिए अब ये खरीदना हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट होगी, एक्स प्लस वाई होगी। अब देखो कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या कोई ऐसी चीज़ है भी मैंने -2 टेबल खरीदी, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता भी, -3 चेयर खरीदी, नहीं बोल सकता। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट। ये होते क्या है अभी मैं बताऊंगा, यानी कि जो भी आप टेबल और चेयर खरीदेंगे वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट केस में हमने सारी टेबल खरीद ली थी, यानी कि चेयर तो 0 होगी, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन नेगेटिव में तो नहीं गई वो। हम ऐसा बोलते हैं कि 31 टेबल खरीद लो और -1 चेयर खरीद लो, यानी कि ये तो गलत हो गया ना। तो बिजनेस में ये चीज़ें नेगेटिव में नहीं चलती, हालांकि मैथ में नेगेटिव का काफ़ी यूज है, लेकिन यहाँ नेगेटिविटी कोई काम नहीं आएगी, नेगेटिविटी से बच के चलेंगे। अब ऐसे ही जो y की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो 0, यानी कि ये 4 इनक्वालिटीज, यानी कि इनइक्वेशन, जिनको हम क्या बोलते हैं इनइक्वेशन बोलते हैं। भी एक इक्वेशन होती है, एक होती है इनइक्वेशन। इनइक्वेशंस बना रहे हैं हम। ये इक्वेशन में क्या होता है, इक्वालिटी का साइन, इक्वल का साइन होता है, यहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से नॉट इक्वल टू, ये साइन हो गए जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। उसके बाद अब हमें जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, अब देखो और तो नहीं कुछ बचा इसमें, बस यही हमारी लिमिटेशन थी भी पैसे 75,000 तक ही जाने चाहिए, स्टोरेज 70 तक जानी चाहिए, और खरीदना कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। तो ये 4 चीजें हमारे सामने आई। अब उसके बाद लेट जेड बी दी प्रॉफिट, जेड बी दी प्रॉफिट। अब जेड को हमने क्या मान लिया कि जेड रुपीज हमारा प्रॉफिट है, भी इतना प्रॉफिट हुआ कंप्लीट पे, तो जेड जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। अब एक पे 500 एक्स खरीदी है तो प्रॉफिट कितना होगा 500 एक्स, प्लस चेयर पे 100 है वाई खरीदी है तो कितना होगा 100 वाई, इस तरीके से। क्लियर? इतना समझ में आया? तो दिस मीन्स ये हमारी क्या होगी इनइक्वालिटीज होगी, क्या होगी इनइक्वालिटीज, या फिर इसको एक और नाम देते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे होते हैं किसी भी इक्वेशन से, या फिर किसी भी, अब इक्वेशन तो नहीं बोलेंगे इसको, किसी भी स्टेटमेंट से, यानी कि ये जो टेबल टाइप की स्टेटमेंट है जो मैंने सारी चीजें आपको समझाई थी, इस स्टेटमेंट से ये जो इनक्वालिटीज बनी है इनको एक और नाम देते हैं हम, ये क्या है कंस्ट्रेंट है। और ये जो कंस्ट्रेंट है ये कभी भी नेगेटिव ना हो,
नेगेटिव ना हो, दिस मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। कभी भी माइनस में वैल्यू आप ना ले, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी कि आप नेगेटिव हैं, आपको बिजनेस करना नहीं आता, सिर्फ इतना समझ लीजिए। आपको बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। यानी कि अगर आपको लॉस भी हो जाए तो इसका मीनिंग ये थोड़े एक बार लॉस हो गया और घर बैठ जाओ, दिस मीन्स आप दोबारा ट्राई कीजिए। अब अगर ये है कि बार बार लॉस ही होता जा रहा है, फिर बैठ जाओ, इस तरीके से। यानी कि नेगेटिविटी को रिमूव करके चलना, हमेशा पॉजिटिव रहना कि हाँ प्रॉफिट ही होगा। तो अब हमारा काम क्या है कि ये जो जेड है, ये प्रॉफिट, अब इसकी वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज। यानी कि वो वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की जिस पे जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा आए, और वो जो एक्स और वाई की वैल्यू है इन सभी को सेटिस्फाई भी करे। ये नहीं कि एक्स वाई की वैल्यू इनको तो सेटिस्फाई नहीं कर रही और जेड में आपने मैक्सिमम दिखा दिया। ऐसे तो मैं हजारों लाखों वैल्यू रख सकता हूं एक्स वाई की, भी एक्स की जगह 1000 रख लो, वाई की जगह 1000, लेकिन ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई। दिस मीन्स ये कंडीशन भी फुलफिल हो, सभी सेटिस्फाई हो, ये सारी चीजें, और फिर जाके आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। वो कौन सा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद यहाँ देखिए, तो ये जो केसेस लिखे हैं इनको रफ कर देते हैं भी। ये आपकी जो एक्सरसाइज है 14.1 उसका जनरल इंट्रोडक्शन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा और आगे करवा देता हूं कि आपने इस तरीके से कॉन्स्टेंट बनानी है। यानी कि 14.1 में आपने सिर्फ इतना करना है, स्टेटमेंट गिवन होगी और ये कॉन्स्टेंट आप बनाओगे भी इस तरीके से। अब हम क्या करते थे क्लास 11th के अंदर कि इस तरीके से डायग्राम की हेल्प से सोल्व करते थे भी। जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल आए, जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल आए, दिस मीन्स हम ग्राफ का यूज करते हैं। अगर ये सिंपल एक ही वेरिएबल में होता क्या ग्राफ की जरूरत पड़ती, डायरेक्टली हम सोल्व कर देते भी। तो यहां से देखिए, अब मान लिया कि इनका ग्राफ कुछ ऐसा आया है इस तरीके से, ये ग्राफ होगा भी कि ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरीके से। ये मान लिया आपने इन लीनियर इनइक्वालिटीज में वैल्यू पुट की, जैसे यहां करते हैं भी। इस एक से देख लो भी, ये टेबल हम बनाते हैं, इक्वल का साइन ले लेते हैं एक टाइम के लिए कि ये x ये y, भी x को यहाँ 20 पुट करो तो y की वैल्यू 50, x को 40 पुट करो यहाँ 30 हो गया, इस तरीके से। और ये पॉइंट हम यहाँ इस पे ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से बना लेते हैं। अब 11th में हमने सीखा था कि ये जो कॉमन एरिया है, ये जो कॉमन एरिया आया है इनका, ये हमारा सॉल्यूशन होता है भी। ये कॉमन एरिया जो भी आपको यहाँ ब्लू स्केच से मैं आपको यहाँ डार्क करके दिखा रहा हूँ, ये एरिया हमारा सॉल्यूशन होता था। ये हम सारा 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये ब्लू एरिया नहीं निकाल के दिखाना, अब एरिया थोड़े ना हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें तो नंबर ऑफ टेबल और चेयर चाहिए कि कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो भी कॉमन एरिया आया है उसके ये जो पॉइंट है इनको नोट कर लेते हैं भी। ये जहाँ भी पॉइंट है, जितने भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट है। क्या है, 6 पॉइंट। और ये जो एरिया आता है, जो कॉमन एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेजिबल रीजन बोलते हैं। फेजिबल रीजन बोलते हैं, फेजिबल रीजन। कि फेजिबल रीजन होता है जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये अभी बहुत सारी टर्म्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक बार इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड मैं बता देता हूं आपको। तो यहाँ जो स्टेटमेंट थी उसको मैंने रफ कर दिया है। ये डायग्राम और ये जो इक्वेशन है या फिर कॉन्स्टेंट इनको बोलते हैं, ये अभी तक एज इट इज लिखे हैं। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये चीज़ क्या है भी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो इस एलपीपी से रिलेटेड है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि वो फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है भी, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं भी। क्लियर, यानी कि जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है, यानी कि जिसके लिए हम ये सारे स्टेटमेंट, ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं, एलपीपी पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं ये क्या होते हैं, ये मैंने अभी बताया कि गिवन स्टेटमेंट में से जो भी कंडीशन अप्लाई होती है, जो भी कंडीशन गिवन है, उनके अकॉर्डिंग जो भी ये इक्वेशन बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। यानी कि ये हमारी लिमिटेशन है, हम इससे बाहर कभी जा नहीं सकते भी। उसके बाद नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ये भी यहां से, ये देखिए इन दोनों को, ये जो x और y की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, यानी कि इसमें हम नेगेटिव चीजें कभी खरीद नहीं पाएंगे ना नेगेटिव चीजें बेच पाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का तो मीनिंग पता होगा भी, रिस्ट्रिक्शन यानी कि रोकथाम बोलते हैं भी, यानी कि नेगेटिव चीजें कभी भी ना आए, हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए, ये ध्यान रखें। उसके बाद सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे यहां लिखा था मैंने x + y 70 है, x की वैल्यू 20 रखो तो y की 50, 40 रखो तो 30, यानी कि जो 20 और 50 ये पॉइंट है या फिर ये 40 और 30 पॉइंट है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कि इस किसी पर्टिकुलर इनइक्वालिटीज का या फिर किसी कॉन्स्टेंट का ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो गिवन कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर पाए, तो वो उसका क्या होता है सॉल्यूशन। ऐसे ही हम इक्वेशन में पढ़ते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है भी एक्स वाई की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, दिस मीन्स वो क्या होता है उसका सॉल्यूशन होता है। इसके बारे में हर किसी को पता है भी। उसके बाद फेजिबल रीजन मैं बता चुका हूं, यानी कि वो कॉमन एरिया। अब ये ध्यान रखें, इस कॉमन एरिया में से कोई भी लाइन क्रॉस ना हो, कोई भी लाइन क्रॉस ना हो, यानी कि अगर आपको ये लग रहा है ये कॉमन एरिया है, आप इसको भी कॉमन एरिया ले लेते हैं यहां तक, तो इसके बीच में से तो देखो ये लाइन क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही, दिस मीन्स ये कॉमन एरिया का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि जो कॉमन एरिया है सभी लाइंस का, स्ट्रेट लाइंस का, इसको हम क्या बोलते हैं, फेजिबल रीजन बोलते हैं। और कंडीशन हमेशा ये ध्यान रखना, अगर आपके इस कॉमन एरिया में से कभी भी कोई लाइन पास कर जाती है, दिस मीन्स आपने जो कॉमन एरिया लिया है वो गलत लिया है भी, वो गलत है, यानी कि कोई भी लाइन यहां से पास ना हो। उसके बाद फेजिबल सॉल्यूशन। अब ये जो फेजिबल सॉल्यूशन है ये क्या होता है, लेट सपोज ये पॉइंट आए थे, 6 पॉइंट मैंने लिखे थे A B C D E F। अब ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट हैं जो गिवन कॉन्स्टेंट है, जो गिवन कॉन्स्टेंट है इनको ये सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर, यानी कि मान लिया इसका कोई कोऑर्डिनेट है 20 और 30 है, कुछ भी हम सपोज कर लेते हैं, तो ये 20 30 सभी को सेटिस्फाई करेगा भी, ऐसा नहीं है। तो ये इसके बी के जो भी है ये सिर्फ एज्यूम किया है, कहीं 20 30 लिख के वहां और ये देखोगे ये तो कुछ ज्यादा ही चला गया, ये सिर्फ एज्यूम किया मैंने कि 20 30 नहीं एक्स वाई लिख लो भी, एक्स वाई कोई वैल्यू है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर, अब बी भी सेटिस्फाई करेगा, सी बी डी बी ई बी और एफ बी, सारे के सारे पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट हैं वो इन गिवन कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करेंगे, दिस मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं, फेजिबल सॉल्यूशन। अब फेजिबल सॉल्यूशन में अगर आपको ध्यान रखना है तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है, फेजिबल सॉल्यूशन है। उसके बाद ऑप्टिमल फेजिबल सॉल्यूशन, ये है हमारा मेन मुद्दा, यानी कि मेन पॉइंट, ये है मेन पॉइंट जिसके लिए हम एलपीपी पढ़ रहे हैं भी, यानी कि वो पॉइंट, इन 6 में से वो पॉइंट जिस पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, प्रॉफिट है क्या हो, मैक्सिमम हो। मान लिया ये, जैसे अभी दोबारा फिर लिख देता हूं मैं, 20 30 है भी, ये 10 20 है बी, यहाँ पे 20 40 है, ये सभी पॉइंटों के कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए को रखते हैं भी, ठीक है, जेड की वैल्यू निकालते हैं, ए रखते हैं, यानी कि 500 एक्स की जगह रखा 20 प्लस 100 और वाई की जगह रखा 30, या मल्टीप्लाई कर दी और ये समथिंग कुछ भी प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यानी कि यहां जेड में कौन सा पॉइंट रखा था, ए, अब जेड में बी पॉइंट रखोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, जेड में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे कुछ ना कुछ क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। यानी कि 6 के 6 पॉइंट रखे और आपको अलग अलग प्रॉफिट मिल गया भी, ये तो यानी सेम वैल्यू आएगी। अब उन 6 के 6 में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जिस पॉइंट के रखने पे सबसे बड़ी वैल्यू आई है, दिस मीन्स वही सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेट सपोज वो पॉइंट क्या है, ए है भी एक ऐसा पॉइंट है 6 के 6 में से हमने ये वैल्यू रखी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी पे आया, दिस मीन्स जो पॉइंट ए है वही इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यानी कि ऑप्टिमल फेजिबल सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको एक और नाम दे सकते हो आप, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इस तरीके से। ये हमारा मेन पॉइंट है भी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ें मैंने आपको समझा तो दी, क्या है कि हमें तो सर एग्जैक्ट इनकी डेफिनेशन चाहिए, कि हमें ये याद करना है या सीखना है कि एग्जैक्ट हम किस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे या चीज़ें क्या है। अब समझ में तो आ गया होगा, अगर समझ में ना आया एक बार में वीडियो रिवाइंड कीजिए, बैक जाइए दोबारा से फिर देखिए।
तो इनकी डेफिनेशन अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि ये डेफिनेशन है, वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ एक एक की डेफिनेशन लिखे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। वीडियो अब 30-40 मिनट की बजाय वो 1 घंटा क्रॉस कर जाती है उसको अपलोड करने में, और काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और बच्चे भी इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। यानी कि ज़्यादातर 20 to 40 मिनट की वीडियो ही ज़्यादातर देखते हैं, भी चलो 20-25 मिनट लगा दें, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं 2-2 घंटे की वीडियो आपको देने लगूँ तो वो 2 दिन में भी आप कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से, तो ये से सारे मेन पॉइंट अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि किस तरीके से ये डेफिनेशन है, आपको दिखाई देने लग गया होगा। तो इस तरीके से सारी डेफिनेशन आप स्क्रीन से या फिर लिख लें, या आपकी बुक में भी अवेलेबल है, इतनी वो नहीं है कि कहीं भी लिखी नहीं है या मैंने कुछ अलग लिख दिया। तो इस तरीके से, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आज हमने एलपीपी का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 14.1। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।